मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिकोस वेन के बारे में। अब ये वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको शिरा बोलते हैं। हमारे बॉडी में दो प्रकार की खून की नली पाई जाती हैं, दो प्रकार की ब्लड वेसल पाई जाती है। पहली कौन सी? पहली है आर्टरी, जिसको हिंदी में हम धमनी बोलते हैं, और दूसरी है वेन मतलब शिरा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को आर्टरी के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचाता है, शुद्ध ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन होता है। लेकिन शिरा के माध्यम से सभी अंग क्या करते हैं? इस शुद्ध ब्लड का उपयोग कर लेते हैं, और शिरा के माध्यम से उसमें जो वेस्ट निकलता है, यानी कि कोई भी अंग अगर इस ब्लड को यूज करता है जो कि आर्टरी के थ्रू उस तक पहुंची है, तो क्या करेगा? वो उस खून में मौजूद पोषक तत्व को यूज कर लेगा, उसका उपयोग कर लेगा, और कुछ ना कुछ वेस्ट पदार्थ निकलेगा, वो उसको इस वेन में या फिर इस शिरा में गिरा देता है। और फिर शिरा के माध्यम से फिर जो अशुद्ध ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो फिर हमारे दिल तक जाती है। और फिर दिल क्या करता है? दिल हमारे लंग्स को यानी कि फेफड़े को फिर ये अशुद्ध ब्लड को भेज देता है, ताकि वहां से वो ऑक्सीजन लेकर के आए। तो दोनों खून की नली में, दोनों ब्लड वेसल्स में यही मेन अंतर है कि इसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है मतलब O2, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड बहती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसको अशुद्ध खून इसमें बहता है, इसमें शुद्ध वाली खून। तो ये समझ गए? तो इसका मतलब होता है वेन का मतलब शिरा। अब वेरिकोस का मतलब क्या है? वेरिकोस का मतलब ये है कि जैसा यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे, या फिर आप समझ लीजिए कि आपने किसी को देखा होगा, उसके पैरों में, अधिकतर पैरों में कि खून की नली दिखती है, वो बहुत ऊपर तक दिखती है, और जब आप उसको टच करेंगे तो वो बिल्कुल फील होगा छोटी सी गांठ। मान लीजिए कि अगर ये मेरा हैंड है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी दिख रही है, लेकिन ये ग्रीन कलर की है, और ये उतनी ज्यादा एक तरह से गांठ टाइप की नहीं बनी हुई है। लेकिन वेरिकोस में क्या होता है? ये जो खून की नली है वो सीधी ना होकर के इस तरह हल्की सी मुड़ी मुड़ी होती है, और ऊपर से ही, चमड़े के ऊपर से ही वो बिल्कुल दिखती है, और अगर आप टच करेंगे तो वो टच भी होगी, लंबी वाली जो खून की नली होगी, जो शिरा होगी, वो उसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। अब हम इसको मेडिकली समझ लेते हैं कि मेडिकली इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, मेडिकली क्या होता है कि ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे हर चीज पे लगता है, तभी हम खड़े हैं, नहीं तो हम अभी हवा में उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम सभी खड़े होते हैं, सभी सामान पर, सभी जीव पर, मनुष्य पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसके कारण क्या होता है? जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो नीचे की तरफ खिंचता है। जब वो नीचे की तरफ खिंचता है तो हमारे जो शिरा होती है, हमारे जो वेन्स होते हैं, देख लीजिए इधर, हमारे जो वेन्स होते हैं, मान लीजिए कि ये शिरा है, और इसमें छोटे छोटे इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं वाल्व। वाल्व की स्पेलिंग क्या होती है? VALVE। तो छोटे छोटे वाल्व पाए जाते हैं। जब ऊपर से जब देखिए, जब इसको क्या करना है, इसको नीचे से जाना है ब्लड, इसमें से नीचे से ब्लड जाना है। नीचे से जब ब्लड यहाँ से जाती है ऊपर, कहाँ तक? दिल तक जब जाती है, देखिए सबसे पहले जो शुद्ध ब्लड है वो ऊपर से नीचे आती है, और अशुद्ध फिर नीचे से उसको ऊपर जाना होता है। तो जब उसको नीचे से ऊपर जाना होता है, तो इस टाइप में ये सभी जो वाल्व है ये सहायता करती है खून को ऊपर पहुँचने में। जब ऊपर पहुंचने में सहायता करती है, तो इस वाल्व में डिफेक्ट हो जाता है, मतलब इसमें गड़बड़ी हो जाती है, इसकी आकार सही नहीं होती है, या फिर यहाँ पे चोट लगने के कारण भी ये जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब बर्बाद हो जाता है, जब टूट जाता है, इसको हम बोलते हैं रप्चर हो जाना। उस कंडीशन में भी क्या होता है? उस कंडीशन में भी जो खून है वो ऊपर नहीं पहुंच पाता है, और खून की नली में ही एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जहां पे ये प्रॉब्लम होती है। जब वहां पे इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन, क्योंकि वो जो खून की नली है वो फिर फैल जाती है, क्योंकि वहां पे खून जरूरत से ज्यादा ही इकट्ठा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वेरिकोस। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है? नीचे की तरफ लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और ब्लड ऊपर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण नसों में एक ही जगह पे खून का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? वेरिकोस वेन्स कहलाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेन्स लूज देयर एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। जो शिरा है वो अपनी क्षमता खो देता है ब्लड को ऊपर
अपवर्ड मतलब ऊपर ब्लड को पुश करने में, धक्का देने में, उसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। अब ये क्यों हो जाता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके कारण क्या होता है, जब ऐसी स्थिति जब पैदा होती है, इसके कारण जो ब्लड है वो सेटल डाउन इन सर्टेन एरिया, सर्टेन मतलब एक ही जगह पे, शिरा में जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ पे एक ही जगह पे वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है और फिर जो नली होती है, जो शिरा होती है, वो एक ही जगह से फैलने लगती है क्योंकि वहाँ पे एक्सेस ब्लड का जमाव हो गया है। इस स्थिति को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स, या फिर हम इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। किस नाम से, वेरिकोसिटी या फिर वेरिकोसिस। अब देखिए, अब यहाँ पे एक लंबी सी वेन है हमारे पैरों में, ये हम डीप वेन की बात नहीं कर रहे, ये हम ऊपर वाले मतलब स्किन के जो अंदर होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे लंबी सी वेन है, अब छोटी छोटी सी इसकी शाखाएं भी निकली होती है, तो यहाँ पे तो लंबी वाली वेन में, लंबी वाली शिरा में खून तो इकट्ठा होता ही है, साथ ही साथ इसके साथ की जो शाखा होती है, इस वेन्स की पतली पतली सी होती है, इसमें भी खून का जमाव होने लगता है। तो ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये भी दिखती है बहुत ज़्यादा। और ऐसी जो स्थिति है वो फेस में भी हो सकती है, लेकिन फेस में कम होती है, अधिकतर ये पैरों में होती है, हाथ में भी हो सकता है और फेस में भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी एरिया में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये किस में होती है, ज़्यादातर ये पैरों में देखने को मिलती है, क्योंकि पैर में ही क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है और नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है। तो ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, इन सभी को हम साथ में क्या बोलते हैं, इन सभी में जब खून का जमाव होता है तो हम ऐसे तो हम बोलते हैं स्पाइडर वेन्स। जब इसमें जब खून का जमाव हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, स्पाइडर वेन्स, क्योंकि मकड़ी की जाली जैसी स्ट्रक्चर, जाली जैसी संरचना दिखती है। जब ये ऊपर से एकदम विजिबल होता है, एकदम देखने में लगता है कि मकड़ी जैसी उसकी स्ट्रक्चर है, मकड़ी की जाली जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर आप इसको टच करेंगे तो जो शाखाएं हैं वो टच नहीं होंगी, वो आपको फील नहीं होंगी, लेकिन जो लंबी वाली जो शिरा है, लंबी वाली जो वेन है, वो अगर आप टच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा और इसमें से जो ब्लड पास होगा वो भी आपको फील होगा। ब्लड पास होगा लेकिन बहुत कम, एक जगह पे ज़्यादा हो जाएगा ब्लड का जमाव। तो ये सभी जो शाखाएं हैं उसको हम साथ में क्या बोलेंगे, स्पाइडर वेन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं टेलेंजेक्टियसिस हम इसको बोल सकते हैं। मेडिकल टर्म में हम साथ में क्या बोलेंगे, टेलेंजेक्टियसिस, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो हम क्या करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा, अगर आपको ये समस्या है तो आप भी सोच रहे होंगे कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कारण लिखे हैं, मतलब कॉजेज लिखे हैं, किस कारण की वजह से यहाँ पे नसों में गांठ होता है, और नसों में गांठ भी नहीं होता है, वो एक तरह से सिकुड़ टाइप का जाता है और वहां पे खून का जमाव हो जाता है, नसें फैल जाती है क्योंकि खून वहां पे इकट्ठा हो गया है। तो कारण क्या है, पहले क्या है, एब्सेंस और वीकनेस ऑफ वाल्व और वाल्व फेलियर। हम जानते हैं कि ये जो खून की नली है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये खून की नली है, वेन्स है, शिरा है, तो इसके अंदर में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वाल्व्स। ये जो सभी बनावट है ये इसको खून को ऊपर जाने में मदद करती है। तो जब खून ऊपर की तरफ पुश होता है, मतलब नीचे से धक्का दे जाता है, तो क्या होता है, ये जो वाल्व है वो ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाने में सहायता करती है। लेकिन इस वाल्व में कमजोरी होने के कारण, कमजोरी का मतलब है अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो ठीक से ये काम नहीं करेगी, अगर ज्यादा चोट लग जाए तो क्या होगा, तो यहाँ की जो बनावट है वो फिर रप्चर्ड हो जाएगी, ये फट जाएगी, नसों के साथ साथ इसमें भी सूजन आ जाएगा, तो ये सही से काम नहीं करेगी। और या तो बनावट बिल्कुल सही है और ये अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, अपना कार्य नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि उस आदमी का एज ज्यादा हो गया है, उसका उम्र ज्यादा हो गया है। उम्र होने के साथ साथ बॉडी का हर चीज थोड़ा सा स्लो फंक्शन करने लगता है, स्लो काम करने लगता है। तो उस कंडीशन में वाल्व फेलियर होगा और चोट लगने के कारण ये क्या होगा, वीक हो जाएगा या फिर एब्सेंस, यानी कि ये बिल्कुल रहेगा ही नहीं, वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बन सकती है और इस कारण की वजह से वेरिकोस वेन्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंजरी, मतलब चोट लगने के कारण, मैंने आपको बता दिया है। तीसरा है ब्लड क्लॉट और इन्फ्लामेशन, ये भी चोट लगने के कारण ही होगा, क्योंकि खून का जो जमाव है, कहीं भी बॉडी में अगर चोट लगता है बहुत जोर से तो वहां पे खून जमा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पैरों में लगा है तो पैरों में खून जमा हो जाएगा, तो जब जमा हो जाएगा तो हो सकता है फिर किसी भी अंग में अगर बहुत जोर से चोट लग जाए तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, खून जमा होता है और फिर वहां पे सूजन आती है। अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, सही से इलाज नहीं किया गया, या फिर वो आदमी
अटेंटिव नहीं है इस चीज को लेकर के, तो क्या होगा, तो वेरिकोस वेन्स की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा क्या है, चौथा क्या है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि अगर किसी आदमी के माता पिता को ऐसी समस्या है तो आने वाले समय में उनके बच्चों को भी ये होने की संभावना बनी रहती है। ओल्डर एज, अधिक उम्र पे ये होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती, क्योंकि सभी जो स्ट्रक्चर होते हैं, सभी जो बनावट होते हैं वो अपना कार्य सही से नहीं करते हैं उम्र होने पे। अब हम देख लेते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे स्थिति होती है जिनमें इसके होने के, यानी कि वेरिकोस वेन होने के संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लगभग वेट गेन अगर किसी पुरुष का, किसी महिला का ज्यादा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये जो वेरिकोस वेन की जो स्थिति है वो पुरुषों में 10 से 15% पुरुषों को होती है और महिलाओं में 20 से 25% महिलाएं इससे ग्रसित होती है, और ये आजकल आम हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है ये। अब हम आते हैं वेट गेन। वेट गेन का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है तो उसके बॉडी में खून की जो सप्लाई होगी वो सही से नहीं होगी और वेरिकोस वेन होने की संभावना बनी रहती है। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और स्टैंडिंग, बहुत लंबे समय तक खड़ा होना और बहुत लंबे समय तक बैठे रहना भी इसका एक मेन कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्टिव रहते हैं तो पूरे बॉडी में खून का जो संचार होता है वो बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे और कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे जो फिजिकल हो, तो क्या होगा, तो वेरिकोस वेन की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि ब्लड कहीं एक जगह पे जाकर के इकट्ठा हो जाए। प्रेगनेंसी के टाइम में भी होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि महिलाओं का जो लेग होता है वहां से फिर ब्लड सही से पूरे बॉडी में नहीं जा पाता है ऊपर की तरफ प्रेगनेंसी के टाइम में। मेनोपॉज का मतलब होता है कि जब महिला का पीरियड, जब माहवारी जब बंद होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये 40 से 50 साल की जब महिला होती है उस टाइम में ऐसा कंडीशन आता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, जब पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो उस टाइम भी ऐसी संभावना बनी रहती है वेरिकोस वेन की। ओबेसिटी, मैंने आपको बता दिया कि मोटापा। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब बहुत लंबे समय से अगर किसी को कब्ज है उस टाइम भी ऐसी स्थिति बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, इसमें क्या होता है कि कोई भी महिला अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत ज्यादा यूज करती है, जिससे उनको अगर बच्चा नहीं चाहिए तो वो बहुत ज्यादा अगर ये यूज करती है और इस पे ही डिपेंड हो जाती है तो उनमें भी ये जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बनी रहती है। उसके बाद क्या है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, जिसमें बच्चे को जन्मजात ही ऐसी स्थिति रहती है, ऐसा रहता है कि उनकी जो खून की नली होती है, जो शिरा होती है, उनमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वाल्व है, वाल्व की स्पेलिंग क्या मैंने बताई थी, VALV, ये जो वाल्व है ये या तो नहीं रहेगी या फिर डैमेज रहेगी। तो जन्मजात, मतलब कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, उनको ऐसी स्थिति बनी रहती है। अब हम इसके लक्षण को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि पैरों में हुआ है, मैंने आपको बताया कि ये फेस में भी हो सकता है और किसी भी ऑर्गन में, किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये पैरों में होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ब्लड यहीं से ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। जब ऐसी स्थिति जब बनती है तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, मतलब साइन और सिम्टम, लक्षण आपको बॉडी के ऊपर से आपको क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो पहला मैंने क्या लिखा है, पेन इन लेग्स, जब कभी भी कहीं पे भी किसी भी अंग में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, खून नहीं पहुंच पाता है तो उस अंग में दर्द होता है। ये बात आप सभी गांठ बांध करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा, क्योंकि जिसको हार्ट अटैक आता है उसमें क्या होता है, उसमें भी ब्लड हार्ट तक, दिल तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे उसको सबसे पहले सीने में दर्द होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कहीं भी अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, कहीं भी किसी भी अंग में ब्लड अगर नहीं पहुंचता है, खून का संचार अगर नहीं होता है तो वहां पे दर्द होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे भी ब्लड इकट्ठा हो गया है, जिससे कि खून बॉडी में, यहाँ पैरों में ही ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर के एरिया में नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले में ही ब्लड जमा हो गया है और यहाँ पे जो नसें हैं वो कुछ इस टाइप सी हो गई है। तो क्या होगा, तो पैरों में दर्द महसूस होगा, पैर भारी भारी सा लगेगा, उसको हेवी हेवी सा फील होगा। उसके बाद ईचिंग का मतलब होता है कि खुजली होगी,
ठीक है। इचिंग का मतलब खुजली होगी, यहाँ के ऊपर की जो स्किन होती है यहाँ पे खुजली होगी। इसके बाद है विजुअल एनलार्ज वेन्स, मतलब आपको ऊपर से ही देखने में पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो नसें हैं उसमें हल्का हल्का सा गांठ टाइप का बन रहा है, ठीक है। ऊपर से ही ये जो गंदी सी स्ट्रक्चर होती है नस की सीधी नहीं होती है, या बिल्कुल मुड़ी मुड़ी सी होती है। और जब आप ऊपर से ही देखेंगे किसी व्यक्ति के पैरों को तो ऊपर से ही आपको ये पूरा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर आपको दिख जाएगा। उसको हम बोलते हैं विजिबल, मतलब दिखाई देता है। और आप अगर टच करेंगे ये जो लंबी वाली है उसको, तो आपको फील भी होगा जो इसमें से ब्लड यहाँ पर ब्लड होगा, उसमें फील भी आपको होगा कि कुछ ना कुछ नस है, वो बिल्कुल आपको लगे जैसे कि आप ऊपर से नसों को ही टच कर रहे हैं, नसों को ही आप स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। इसके बाद है माइल्ड स्वेलिंग ऑफ एंकल्स, मतलब यहाँ पे जो एड़ियाँ होती है, एड़ियों में क्या होगा, एड़ियों में सूजन हो जाएगा, ठीक है। फेटिग, थकावट महसूस होगा पेशेंट को। डिस्कलरेशन, मतलब ऊपर की जो चमड़ी होती है पैरों की, यहाँ पे जो होगी, क्योंकि यहाँ पे है गांठ, तो यहाँ पे जो होगी वो क्या होगा, वो हल्का हल्का सा डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब चमड़ी कैसी होती है, इस कलर की, या फिर जो गोरा आदमी होता है उसका थोड़ा सा लाइट स्किन होता है, जो हल्का सा सांवला होगा उसका डार्क स्किन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चमड़ी की जो कलर है वो हल्का सा काला टाइप का होने लगेगा। और दूसरा चीज क्या होगा कि हाइपरलिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब होता है कि चमड़े ऊपर से हल्का सा चमड़ा मोटा मोटा होने लगेगा। स्किन अगर आप टच करेंगे तो आपको बहुत मोटी मोटी सी स्किन दिखेगी। मान लीजिए कि अगर ये स्किन है तो ये बिल्कुल पतली सी दिख रही है, कुछ जम सा गया है अजीब टाइप का, यहाँ के ऊपर की चमड़ी जो है वो एकदम कड़क टाइप की हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं हाइपरलिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसके बाद स्किन में अल्सरेशन हो जाएगा। अल्सरेशन का मतलब होता है यहाँ पे घाव भी बन सकता है, ऊपर में भी ये वाले एरिया में घाव भी हो सकता है, और एंकल के पास, एड़ी के पास से खून भी निकल सकता है। इस कंडीशन में जब वेरिकोस वेन की स्थिति होती है तब, अगर आपको ये समस्या है, आपको वेरिकोस वेन्स की समस्या है, तो अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या टेस्ट होंगे आपके साथ। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिनमें ये समस्या है, वेरिकोस वेन की समस्या है, तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करनी होगी और क्या क्या प्रोसीजर उनके साथ होगा। पहला क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट का। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हम पेशेंट के बारे में उससे पूछेंगे, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या वो बहुत लंबे समय तक खड़ा रहने वाला कोई काम करता है, बैठ करके कोई काम करता है बहुत लंबे समय तक, उसका खान पान कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो एक्सरसाइज करता है या फिर नहीं करता है, कितने टाइम वो एक्टिव रहता है, कितने टाइम वो फिजिकल वर्क करता है, अपने शरीर से वो काम लेता है। मतलब कि कोई जैसे कि आप बैठ करके अगर काम करेंगे तो उसको हम फिजिकल वर्क नहीं बोलेंगे, जैसे कि अगर आप कोई भाग दौड़ वाला काम करेंगे तो हम उसको फिजिकल वर्क बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में हम उससे पूछेंगे। हम उससे पूछेंगे कि क्या आपके फैमिली में भी किसी को ये प्रॉब्लम है पहले से, तो ये सभी चीज़ें जब हम उससे पूछ लेंगे, या फिर अगर कोई ऐसी कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो ये सभी चीज़ें हम पूछेंगे। उसके पूरे बॉडी के बारे में, क्या बॉडी में कोई और भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, क्या उसको पहले से या फिर अभी कोई और भी बीमारी है, उसको कैसा महसूस हो रहा है आजकल इस कंडीशन के बाद, ये सभी चीज़ के बारे में हम पूछते हैं। उसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। और अगर ये नस इस टाइप की है उसकी बॉडी में, यानी कि अगर पैरों में है या फिर फेस में है या फिर कहीं भी है ऊपर से है, तो हम उसको टच करके देखेंगे। हम उसको टच करेंगे और फिर हम उससे हर बॉडी के हर पार्ट में जहाँ पे भी प्रॉब्लम है हम उसको बोलेंगे कि आप वहाँ पे आप आराम से बैठिए और फिर उस वाले पार्ट को, उस वाले एरिया को हमें टच करके देखना है कि उसकी जो सिवियरिटी है, जो स्थिति है, जो गंभीरता है वो कितनी है। तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा क्या है, डॉप्लर अल्ट्रासाउंड। इसका मतलब होता है कि ये जो नस है या फिर बॉडी में कहीं भी वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, तो अगर वो बॉडी के बहुत अंदर तक भी है तो इस डॉप्लर अल्ट्रासाउंड के थ्रू ब्लड की फ्लो, मतलब ब्लड की रफ्तार नसों में कितनी है ये हम पता लगाते हैं इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं डॉप्लर अल्ट्रासाउंड। और हम अल्ट्रासाउंड करेंगे मतलब पूरे बॉडी का अल्ट्रासाउंड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या सभी ऑर्गन अपने जगह पे है जैसा उनको होना चाहिए, लोकेशन उनकी सही है, उसका जो बनावट है क्या वो सही है या फिर नहीं है, या फिर कहीं चोट लगने के कारण कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर, कोई बनावट मिसिंग तो नहीं है। तो इन सभी को हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख सकते हैं। कोई डिजीज होगी, कोई चीज बॉडी में कहीं पे, जैसे लंग्स है तो अगर वहां पे पानी भर जाता है तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे खून इकट्ठा हो गया है तो खून की अमाउंट कितनी है,
क्या बहुत ज्यादा नसों में है या फिर कोई एक नस में है, तो इन सभी का हम पता लगाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और डॉपलर का मतलब होता है कि ब्लड की रफ्तार को हम चेक करते हैं इस अल्ट्रासाउंड में। तो इस तरह प्रोसीजर की जाती है वेरिकोस वेन जब होती है तब। उसके बाद हम इसका मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट, इलाज हम किस तरह से करते हैं, तो हम दो तरीके से इसका इलाज करते हैं। पहला क्या, पहला सर्जरी, जिसमें हम कट लगाते हैं, यानी कि ऊपर से हम बॉडी को हल्का सा उसमें चीरा लगाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। या फिर दूसरा होता है मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसमें बॉडी को कम से कम, एक तरह से समझिए कि कम कट लगे, कट भी ना लगे, एक तरह से वो हो सकता है कि हम थोड़ा सा उनको हल्का सा होल टाइप का बस बॉडी में हो, और इस टाइप में ज्यादा दाग नहीं होता है बॉडी में, लेकिन सर्जरी जो है उसमें थोड़ा सा कट लगता है। तो इसमें कौन कौन टाइप की सर्जरी होती है, पहला क्या, पहला है वेन स्ट्रिपिंग। अब सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर करने से पहले हम उस व्यक्ति को बोलेंगे, हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सही कीजिए, और अगर आप जब सोते हैं तो पैर को थोड़ा सा उठा करके मतलब एलिवेट करके पैर के नीचे तकिया लगा करके सोने से क्या होगा कि जो नीचे का जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाएगा और थोड़ा सा उसको राहत मिलेगी। अब जब भी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो ब्लड इकट्ठा हो गई है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, मतलब वो किस एरिया में है, बॉडी के पैरों में है या फिर यहाँ पे थाई में है या फिर वहां पे फेस में है, हाथ में है, कहाँ पे है, इस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जो नस है उसकी बनावट कैसी हो गई है, मतलब ज्यादा फैली है, कम फैली है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। और हम एक चीज बोल सकते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग। कंप्रेशन स्टॉकिंग मतलब ये देखिए कंप्रेशन स्टॉकिंग STOCKING। कंप्रेशन स्टॉकिंग का मतलब होता है कि एक पूरा यहाँ तक यानी कि थाई तक आता है, पैर से लेकर के थाई तक पहनने वाला आता है, सॉक्स की तरह होता है, मोजे की तरह होता है, और वो क्या करता है कि इसको हल्का सा प्रेस करके रखता है, जिससे पेशेंट को यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में, खून के संचार में मदद मिलता है कंप्रेशन स्टॉकिंग के माध्यम से। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद भी, ये भी कंप्रेशन स्टॉकिंग के बाद भी अगर उसको राहत नहीं मिलती है, अगर ये ठीक नहीं होता है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि आप इन दोनों में से कोई एक प्रोसीजर करवाइए। कौन सी, पहला है सर्जरी और दूसरा है मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। अब सर्जरी में भी 3 टाइप की आती है। वेन्स स्ट्रिपिंग। वेन्स स्ट्रिपिंग में क्या होता है, इसमें हम लंबे वाले वेन्स को कट करके रिमूव करते हैं। अब कट कहाँ से करेंगे, मान लीजिए कि ये आपका पेट वाला पोर्शन है, मतलब एब्डोमेन, ठीक है, देखिए ये वाला, यहाँ पे कोई नाभि, ये इस तरह से आपका पैर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रोइन वाले एरिया में, इस एरिया को हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया, GROIN, ग्रोइन एरिया। तो यहाँ से हम कट करते हैं और फिर यहाँ से कट करके फिर हम एक लंबे वाले वेन्स को, जो लंबा होता है, जो ये वाला जो लंबा आपको दिख रहा है, इस वेन्स को हम कट करके हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वो किस में करते हैं, वेन्स स्ट्रिपिंग में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमी। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो छोटे छोटे जो शाखाएं होती है, छोटी छोटी जो वेन्स होती है, इसमें भी ब्लड का जमाव होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। तो इस छोटे छोटे शाखाओं को हम निकालते हैं एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमी के माध्यम से, इस सर्जरी के माध्यम से। तीसरा क्या होता है, एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी। अब ये कब करते हैं, ये बहुत सीवियर केस में करते हैं, और ये तब करते हैं जब यहाँ पे एड़ी के पास घाव टाइप का हो जाता है और उससे खून निकलता है, जिसको हम बोलते हैं अल्सर हो गया है, ठीक है, गड्ढा टाइप का हो जाएगा और बहुत अजीब टाइप का घाव हो जाता है और उससे खून भी निकलता है। तब हम एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसको हम जब इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो स्क्रीन पे दिखता है और इस इंस्ट्रूमेंट में कैमरा होता है, और तब हम यहाँ पे जो भी वेन्स होती है जहाँ पे ब्लड का जमाव होता है, हम स्क्रीन पे देख देख करके फिर वहाँ के वेन्स को हटाते हैं, कट करके रिमूव करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे घाव भी है और यहाँ से खून भी निकल रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कट बहुत ज़्यादा ही कम लगाते हैं। तो इसमें 4 टाइप का हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रोडेसिकेशन, मतलब बॉडी के अंदर ही इस वेन्स को हम नष्ट कर देते हैं, इस वेन्स को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके जो अंदर वाली जो दीवार होती है वहां जा करके
इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं जिससे कि ये बर्बाद हो जाता है। दूसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी में रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जिसको हम यहाँ पे नस में पास करते हैं और फिर वो अंदर में ही नष्ट हो जाता है, मतलब इसमें कट छोटा सा लगेगा और ये वेन्स अंदर में ही नष्ट हो जाएगा। लेजर थेरेपी, लेजर थेरेपी के माध्यम से भी हम करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता था कि हमने वेन्स को, हमने नसों को निकाला है बाहर और इसमें अंदर ही हम इसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेजर थेरेपी में ये बिल्कुल जला देता है नस को। कैथेटर असिस्टेड प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, इसमें कैथेटर होता है जिसके ऊपर वाले सिरे को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और उसके बाद कैथेटर को जब खींचा जाता है तो ये पूरा जो नस है वो फिर जल जाता है, ठीक है। स्क्लेरोथेरेपी, इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल के साथ इंजेक्शन दिया जाता है, बॉडी में केमिकल को डाला जाता है जिससे भी नष्ट हो जाता है ये वेन्स। तो इस तरह से हम वेरिकोस वेन्स का मैनेजमेंट करते हैं। दो टाइप से मैनेजमेंट मैंने बताया, सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। कोई एग्जाम्स आता है या फिर अगर आप गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसको मैं बताती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको नोट्स देती हूँ। तो आप नोट्स को शॉर्ट में लिख करके आप एग्जाम के लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर कोई भी कुछ भी रह जाता है तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।